वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम कर रहे थे बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की है, जहाँ पे हम कंपनी रूल कवर कर चुके हैं। और कंपनी रूल के साथ साथ अगर आपने देखा हो प्रीवियस लेक्चर, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्राउन रूल में भी कुछ हिस्से कवर किए, जहाँ पे हमने 1858 को पढ़ा। 1858 के बाद हमने काउंसिल एक्ट्स पढ़े। तो काउंसिल एक्ट्स हमने जो पढ़े थे, काउंसिल एक्ट कौन कौन से पढ़े? 1861 पढ़ा, 1892 पढ़ा और 1909 पढ़ा। ये तीनों पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी जो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वो लास्ट क्लास होने वाली है। तो बेसिकली हम दो बड़े फेमस जो एक्ट आए थे उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो 1919 को और एक 1935 को। ये दो एक्ट हमें आज कवर करने हैं, तो इन्हीं की शुरुआत करते हैं। तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पुराना सारा हम कर चुके हैं। अब बात जो हम करेंगे, बेसिकली शुरुआत हम करेंगे 1919 से। उससे पहले का 1909 तक हम कर चुके हैं, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हो चुकी है। जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल अवार्ड की हमारी बेसिकली हम कहें कि कम्युनल इलेक्टोरेट की हमारी शुरुआत हो चुकी है। प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को शुरुआत मिल चुकी है। अब अगर हम 1919 को देखें, 1919 का जो हमारा जो एक्ट आने वाला है, तो इस टाइम पे एक बड़ी और घटना हुई है। इससे जस्ट पहले अगर आपको पता हो, तो यहाँ पे हमारी जो राजनीति है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। गांधी जी हमारे इंडिया में आ गए हैं। गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। और गांधी जी को अगर आपको सभी को पता हो तो क्या थे? गांधी जी एक लॉयर थे और इन्हें लॉ की भाषा बड़ी अच्छे से आती थी। इन्हें पता लगा जब इंडियंस हैं उनको बनाया गया है एज ए कॉलोनी। इंडिया को क्या बनाया गया है? कॉलोनी बनाया गया है। और इंडिया को जो कॉलोनी बनाया है वो बनाया गया है लॉज के द्वारा, ट्रीटीज के द्वारा, लिख के साइन करवा के बनाया है। तो अगर इन्हें वापस से आजाद करवाना है तो लॉ के द्वारा ही करवाना पड़ेगा। और लॉ के अंदर कुछ प्रोसेस होती है। लॉ के अंदर कुछ प्रोसेस होती है। डिमांड करने की कोई प्रोसेस होती है कि आदमी से उतना ही मांगो जितना वो दे सके। अगर एक्स्ट्रा मांगा तो वो नहीं दे पाएगा, तो आदमी से उतना ही मांगो जितना वो दे सके। तो इसने समझाया कि हमें कॉलोनी हम हैं, हमें डायरेक्ट यहाँ से आजादी मांगोगे तो कोई नहीं देने वाला। उन्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा है, तो हद से ज्यादा मांग रहे हैं, इन्हें उंगली पकड़ा हो तो सिर पे चढ़ रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, जो हमें मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इन्होंने समझाया कि धीरे धीरे हमें अपनी डिमांड को बढ़ाना है, धीरे धीरे अपनी डिमांड को बढ़ाना है। और डिमांड में हमने क्या किया? कॉलोनी के बाद हमने क्या स्टेटस मांगना शुरू किया? डोमिनियन स्टेटस मांगना शुरू किया। और डोमिनियन जब हो गए हैं, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस मांगी, यानी कि सोवरेनिटी मांगी। ये एक प्रोसेस है जो हमें आजाद होने का रास्ता दिखाएगा। पहले कॉलोनी से हमें डोमिनियन बनना पड़ेगा, डोमिनियन से हमें सोवरेनिटी मिलेगी। ये एक प्रोसेस है। एक साथ अगर आप इस पे आ जाओगे तो क्या पता ना मिले। तो हमें ये बताया गया कि एक रास्ता हमें अपनाना है और धीरे धीरे हमें अपनी डिमांड को बढ़ाना है। तो डिमांड कहाँ से बढ़ी है? कॉलोनी से डोमिनियन पे, डोमिनियन से सोवरेनिटी पे। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि कॉलोनी क्या है, डोमिनियन क्या है, सोवरेनिटी क्या है। लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए आपको 3 पावर चेक करनी है। सबसे पहले कि पॉलिटिकल पावर, सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल पावर चेक करो किसके पास है। देन उसके बाद लेजिस्लेशन की, कानून बनाने की पावर किसके पास है, या फिर लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, लीगल पावर जिसे मैं बोल सकता हूं। और तीसरी जो हेड है वो कौन है? इलेक्टेड है या किसी और का है? अपना ही हेड है या किसी और का हेड है? जो ऊपर टॉप पे जो बैठा हुआ है वो कौन है? तो इसमें ये समझाया गया कि कॉलोनी क्या होती है। कॉलोनी में, कॉलोनी उस चीज को बोलेंगे जहां पे हेड किसी और का हो, कोई और आके हमारे ऊपर राज कर रहा हो। दूसरा कि राज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को ना तो उसने पॉलिटिकल पावर दी कि ना तो वो राजनीति में घुस सकते, और ना ही उसने यहाँ के लोगों को लीगल पावर दी है।
बेसिकली अगर हम देखें ना तो बेसिकली मैंने टिक लगा दिया, इसको क्रॉस कर लो कि ना तो हमारा हेड है, ना हमारे पास लीगल पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है, तो हम कहेंगे कि हम एक कॉलोनी बन गए हैं, हम एक कॉलोनी बन गए हैं। अब गांधी जी ने बोला कि इससे पहले डोमिनियन पे जाओ। डोमिनियन पे जाओ मतलब क्या हुआ? डोमिनियन का सिस्टम सिंपल होता है कि डोमिनियन में पॉलिटिकल पावर आपके पास होती है, आप राजनीति में आ सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो और वहां पे गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हो, तो डोमिनियन में ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि आप अपने लिए लॉ भी बना सकते हो, आप अपने लिए लॉज बना सकते हो, तो लीगल पावर भी है। तो क्या नहीं है? हमारा हेड नहीं होगा, हेड जो है हमारा इलेक्टेड नहीं होगा, हेड उन्हीं का ही होगा जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो हमें पहले कॉलोनी से डोमिनियन की तरफ जाना है, डोमिनियन से फिर सॉवरेनिटी मिलेगी, सॉवरेनिटी में पॉलिटिकल पावर आपके पास है, लीगल पावर आपके पास है और हेड भी आपका है। तो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो फॉलो करना है, जिसको फॉलो करने के बाद हम आजाद हो सकते हैं। और इसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए गए, अलग अलग डिमांड्स रखी गई, और डिमांड हमारी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो इसी सीक्वेंस में आपको दिखाई देंगी कि सबसे पहले हमें डोमिनियन की डिमांड शुरू की, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस की या सोवरेनिटी की डिमांड की। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा जिसको हमें लेके चलना है। अब इस सीक्वेंस में हम लेके चल रहे हैं, इसके साथ साथ गांधी जी ने एक और चीज बात बताई कि हमें ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे हमें सिर्फ यूनियन को लेके चलना है, उसके साथ अलग अलग प्रोविंसेस को, राज्यों को भी अलग लेके चलना पड़ेगा। किनको? प्रोविंसेस को भी हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक नेशन वाइड पूरा इकट्ठा कर दें आंदोलन और प्रोविंसेस अपना अलग पड़े हुए हैं। बंगाल अलग पड़ा है, बिहार अलग पड़ा है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो मद्रास अलग पड़ा है, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी ने समझाया कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। किसको? सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा तो यानी कि हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? एक तरफ से हमने प्रोविंसेस को मानना भी पड़ेगा कि हाँ तुम्हारी भी अहमियत है कुछ, वहां पे भी सरकार चल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक फेडरेशन बनानी पड़ेगी, फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि जहाँ पे एक ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर हो। और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरेशन क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसको समझते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि ट्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर। हम कह सकते हैं कि दो जगह पे अलग अलग दो सरकारें चल रही हैं, दो गवर्नमेंट हैं, दोनों अलग अलग लेवल पे हैं। यूनियन में एक सरकार चल रही है, उसी के नीचे स्टेट में भी एक सरकार चल रही है, और दोनों की अलग अलग पावर हैं, दोनों की अलग अलग पावर डिफाइंड है। फेडरेशन के हमने कुछ वो देखे थे, अगर आपको याद आ रहा हो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो फेडरेशन की कुछ क्वालिटीज देखी थी। क्या क्वालिटीज थी? तो सबसे पहली क्वालिटी उसकी ये थी कि बाइकैमरलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइकैमरलिज्म होना चाहिए, दो हाउसेज होने चाहिए। क्यों दो हाउस होने चाहिए? एक जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, एक जो सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेंटर में, बाइकैमरलिज्म। तो फेडरल के सबसे पहली क्या चीज हो गई? पहली कंडीशन है कि फेडरलिज्म होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि आपकी डिफाइंड पावर डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ट्रू डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। दो कंडीशन फेडरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या? एक तो बाइकैमरलिज्म कि दो हाउस हो, जहां पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक हाउस होना चाहिए। ऊपर से ट्रू डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी स्टेट को जो पावर है वो डिवाइड की गई हो, यूनियन से कुछ पावर डिवाइड करके स्टेट को दी गई हो, और ये क्लियरली डिफाइंड हो। ये क्लियरली डिफाइंड हो कि स्टेट किस किस स्टेट के पास क्या क्या पावर है, तभी कोई फेडरेशन या फिर फेडरल प्रोविजन पॉसिबल है। तो हमें इनको साथ लेके चलना है, तो हमें एक फेडरेशन भी बनाना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत आ रही थी कि हमने धीरे धीरे हम फेडरेशन की तरफ बढ़ तो रहे थे, लेकिन हमने बोला कि प्रोविंसेस अपना लॉ मेकिंग पावर बनाओ, लेकिन उसमें हर जगह पे क्या हो रहा था? वायसराय का दिक्कत आ रही थी कि वो उसके साइन के बिना आप लॉ नहीं बना सकते, फेडरेशन नहीं बना पा रहे हम फेडरेशन बना ही नहीं पा रहे हैं, और फेडरेशन नहीं बना पा रहे हैं तो लोगों को साथ कैसे लेके चले?
तो ये हमें दिक्कत को सुलझाना है अब यहाँ पे। क्या दिक्कत है? पहली दिक्कत कि हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है, कॉलोनी से डोमिनियन आना है, डोमिनियन से हमें सोवरेनिटी आना है। लेकिन इस चीज की इस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या बोला? कॉलोनी। कॉलोनी से आपको क्या बनना है? डोमिनियन। और डोमिनियन से हम क्या बन जाएंगे? सोवरेन। लेकिन इस चीज में एक छोटा सा लोचा है। क्या लोचा है? कि आप जब डोमिनियन का स्टेटस मांग रहे हो ना अपने लिए, डोमिनियन का स्टेटस मांग रहे हो कि हेड कोई और हो लेकिन सरकार आपकी हो, यहाँ पे सारे लोग आपके साथ होने चाहिए। यहाँ पे सभी लोग आपके साथ होने चाहिए। सभी लोग कौन? यानी स्टेट आपके साथ होने चाहिए, तभी तो ट्रू डोमिनियन का स्टेटस आपको मिल पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सेंटर में हेड कोई और है लेकिन सेंटर में सरकार आपकी है लेकिन स्टेट में खुद राज कर रहे हैं। स्टेट में खुद राज कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? आप किसके ऊपर राज करोगे? आप अपने लिए थोड़ी लॉ बनाओगे। स्टेट से ही तो पावर का इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। लोग तो वहीं रह रहे हैं स्टेट्स में, तो स्टेट्स भी हमारे अंडर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक तरह से हमें फेडरेशन भी बनाना है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि हमें स्टेट्स को भी अपने साथ लेके चलना है। और स्टेट अगर हम देखें, आज का जो स्टेट है वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक प्रोविंसेस जिसे हम प्रोविंसेस बोलते हैं, दूसरा स्टेट के कुछ हिस्से प्रिंसली स्टेट थे। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हमें इंडिया को भी एक बनाए रखना है, पूरे इंडिया को कंबाइंड भी रखना है और उसी को हमें डोमिनियन भी देना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन स्टेट्स की मदद चाहिए। किसकी मदद चाहिए? स्टेट्स की मदद चाहिए। और स्टेट्स हमारा साथ कब देंगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप किसी का साथ कब दोगे, आपसे कोई बोले यार मेरे ऑफिस में काम है और तुम्हें ये करवाना है, करवा दोगे क्या? आप उसको बुला दो और करवाने के लिए बोल दो, लेकिन उसको हेल्प के लिए कुछ पावर ना दो। आप उसको काम करने के लिए कोई पावर दो नहीं, तो क्या वो काम होना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको उसके लिए उसको पावर देनी पड़ेगी। इसीलिए स्टेट को भी यहाँ पे पावर मिलनी बहुत जरूरी थी। अगर स्टेट को यूनियन के साथ मिलाना है तो इनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे साथ आओगे तो सेफ हो। अब स्टेट भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। क्या? कुछ तो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है वो प्रोविंसेस, और कुछ एक हिस्से जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, यानी कि राजे और रजवाड़े जहां पे राज कर रहे हैं। अब ये स्टेट दो हिस्सों में बटे हैं। हमें एक पूरे यूनियन को आजाद करना है तो हमें इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और साथ लेने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? कॉलोनियल से डोमिनियन की तरफ जाने से पहले हमें अपने आप को एक ट्रू फेडरल नेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रू फेडरेशन बनाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीजें? और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? फेडरेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। क्या? एक तो बाइकैमरलिज्म, और दूसरा ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये दो चीजें चाहिए, तभी आप इनको मिला पाओगे। अब इसमें भी एक लोचा आ रहा है। क्या ये जो हमारे हैं, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, इनको तो मिला लोगे, लेकिन इनको मिलाने के लिए क्या करोगे? इनका सिस्टम ब्रिटिशर्स के साथ अलग चलता है, इनकी ट्रीटी के हिसाब से चलता है। इनको बेसिकली हम कहें तो सुजरेनिटी के ऊपर, ये सुजरेनिटी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। कैसे? कि ये इन्होंने अपने ऊपर हम कहेंगे कि माई बाप तो माना हुआ ब्रिटिशर्स को कि हाँ हम उनके अंडर हैं, लेकिन विद इन अपनी टेरिटरी ये खुद में राजा हैं। तो क्या ये यूनियन के अंडर आएंगे? अपनी राजशाही छोड़ के यूनियन के अंदर आना पसंद करेंगे? क्यों पसंद करेंगे? तो ये तो हमेशा ही चाहेंगे कि हम अलग ही रहें, लेकिन हमें इन्हें मिलाना भी। तो हमारे सामने ये सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को लेके चलना है। कॉलोनी से डोमिनियन आना है, लेकिन डोमिनियन में आने से पहले हमें इन सब को ट्रू फेडरेशन यानी कि स्टेट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। और स्टेट को साथ लेके चलना है तो हमें बाइकैमरलिज्म और ट्रू डिवीजन ऑफ पावर चाहिए।
तब हम डिमांड कर पाएंगे डोमिनियन को। डोमिनियन क्योंकि एक साथ सब डिमांड करेंगे ना, तो डोमिनियन के बाद हम आ पाएंगे सोवरेन पे। तो एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे 1919। यहाँ पे आके डिमांड हमारी किस लिए आ रही है? हमारी जो सबसे पहली जो डिमांड आएगी वो आएगी हमारी फेडरेशन के लिए। सबसे पहली डिमांड हमारी यहाँ पे आएगी, हमें बनना है, इस स्टेज पे पहुंचना है। तो इस स्टेज पे आने के लिए हमें दो चीजें, क्या? एक तो बाइकैमरलिज्म और ट्रू डिवीजन ऑफ पावर, ये ध्यान रखना। और इसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, हमने इस चीज के लिए डिमांड करनी शुरू की, और डिमांड करनी शुरू तो क्या क्या हमें मिला, उस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे बोला जाता है मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग चेम्सफोर्ड, तो मोंटेग कौन हुआ? मोंटेग हमारे हो जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन हो जाएंगे? वायसरॉय। ठीक है। देन उसके बाद हमें चाहिए थे फेडरेशन। फेडरेशन में क्या क्या था? बाइकैमरलिज्म चाहिए था, मिला? बाइकैमरलिज्म हमें दे दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे ही हमारे ऊपर राज नहीं करके गए, बहुत तेज दिमाग था। उन्होंने बाइकैमरलिज्म दिया, लेकिन जो एल्डर हाउस बनाया, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, आज के टाइम जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, उसको कोई पावर नहीं दी। यानी कि सेकंड हाउस के पास कोई पावर नहीं है। बाइकैमरलिज्म दिया, दिखाने के लिए दे दिया, लेकिन पावर नहीं दी। दूसरी चीज, ट्रू डिवीजन ऑफ पावर दी, बिल्कुल। तो उन्होंने दो लिस्ट बना दी। क्या लिस्ट बनाई? सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। अरे वाह, बाइकैमरलिज्म मिल गया, फेडरल पावर भी मिल गई। नहीं, इसमें भी थोड़ा सा खेल है। क्या खेल खेला कि यहाँ पे हमें प्रोविंशियल लिस्ट में दे दिया, हमें यहाँ पे कुछ पावर तो दे दी, लेकिन उस पावर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किस हिस्सों में? उस चीज को हम बोलते हैं डाइआर्की। क्या बोलते हैं? डाइआर्की। डाइआर्की का सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया। क्या था ये सिस्टम? अब इसको समझते हैं। हमने सबसे पहली चीज मांगी थी बाइकैमरलिज्म। क्या हमें मिला? लेकिन कैसा मिला? झूठा मिला। यानी कि यहाँ पे पावर नहीं मिली। दूसरी चीज, हमने मांगी ट्रू डिवीजन ऑफ पावर, कि हाँ क्लियरली डिफाइंड एक पावर दे दो हमें। क्या हमें मिला? यस मिला, लेकिन कैसा मिला? जिसमें हमें हमारे साथ धोखा हुआ। कैसे धोखा हुआ उसको समझते हैं। यहाँ पे दो लिस्ट बना दी। दो लिस्ट हम देखेंगे कि दो लिस्ट बना दी, जहां पे एक जो लिस्ट है प्रोविंसेस की जो लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट दे दी कि ये प्रोविंसेस के पास रहेगी, कि ये हमने स्टेट को दे दी पावर। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा खेल खेल गए। इस लिस्ट को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और एक को बोला ये है रिजर्व्ड पावर, यानी रिजर्व्ड लिस्ट, और एक को बोला ट्रांसफर्ड। इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब रिजर्व्ड लिस्ट में डाल दी, और जितनी छोटी मोटी चीजें थी वो सारी ट्रांसफर्ड लिस्ट में थी। जो एक्चुअल में पावर मिली इंडियंस को, वो ये ट्रांसफर्ड वाली थी, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया कि हाँ ये खेल सकते हैं। कौन? इंडियंस इसके साथ खेलते रहेंगे। तो बच्चा समझ के हमें क्या दे दिया? लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ ये लो और तुम जाओ खेलो, है ना। तो अब इसमें क्या होता था? ट्रांसफर्ड लिस्ट के ऊपर कौन लॉ बना सकता है? तो ट्रांसफर लिस्ट के ऊपर कौन बना सकता है? हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए पीपल, यानी कि इंडियंस बना सकते हैं। इंडियंस कैसे? अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे बेसिकली अगर हम देखेंगे, हमारा गवर्नर, प्रोविंसेस में कौन होता है? गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स यहाँ पे इंडियंस यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। तो गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर बनाएगा इस पे। लेकिन रिजर्व्ड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो रिजर्व्ड लिस्ट को किसके लिए रखा गया? इसमें से जो रिजर्व्ड लिस्ट रखी गई वो वापस से हमने रिजर्व कर दी। किसके लिए? गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। और यहाँ पे इंडियंस की ज्यादा चलती नहीं है, यहाँ पे चलेगी किसकी? वो गवर्नर की, और गवर्नर भी किससे पूछेगा? वायसराय से। तो एक्चुअल में इसमें से भी आधी पावर इन्होंने अपने पास रख ली। दी क्या? छोटे मोटी चीजें दे दी और बोले जाओ खेलते रहो।
दो चीजें मांगी, दोनों में ही धोखा हुआ, तो क्या फेडरेशन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हम कह सकते हैं फेल होगा? बिल्कुल। यहाँ पे डिमांड जो मांगी थी हमारी पूरी नहीं हुई, और पूरी नहीं हुई इसी की वजह से हम कहेंगे कि इसी के जस्ट बाद हमें गांधी जी एक मूवमेंट ले चल करता हुआ दिखाई देंगे, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इतनी चीजें समझ में आई। यहाँ पे मैंने बोला कि गवर्नर अपने मिनिस्टर्स की मदद से ट्रांसफर्ड लिस्ट पे कानून बनाता है। अब ये जो इलेक्शन होके जो मिनिस्टर आए हैं, ये कैसे इलेक्शन है? ये एक्चुअल में डायरेक्ट इलेक्शन था। तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन जो हमें दिखाई देता है, डायरेक्ट इलेक्शन हमें 1919 में दिखाई देता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हमारी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। क्लियर है? जहां से हम कहेंगे कि प्रोविंसेस में मिनिस्टर्स जो बन के जाते हैं, सेंट्रल उस पे बन के जाते हैं। और उसके अलावा हमने थोड़ी सी पावर और दी प्रोविंसेस को। क्या पावर दी? कि वो लोग अपना बजट अब खुद बना सकते हैं। हमने प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया। ठीक है, हमने इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 1909 है, एक हमने लॉ मेंबर वहां पे इंट्रोड्यूस किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से टोटल 6 मेंबर हैं, और उसमें से बोला कि 3 इंडियन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंडियन बेसिकली वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आना शुरू हुए। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अब इंडियंस का दबदबा बढ़ने लग रहा है। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 2 चीज आपसे बहुत बार पूछी गई हैं। एक तो बाइकैमरलिज्म एट सेंटर। ठीक है, ध्यान रखना, बाइकैमरलिज्म एट सेंटर कहाँ पे हुआ है? 1919 में। डायआर्की कहाँ हुई है? डायआर्की हमारी हुई है 1919 में। ये डायआर्की कहाँ पे है? प्रोविंसेस में। डायआर्की का क्या मतलब होता है? डायआर्की का क्या मतलब होता है? तो डायआर्की का मतलब भी अगर हम देखें तो डायआर्की कुछ नहीं है, डबल कंट्रोल से आप उसको लगा सकते हो। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो डायआर्की का मतलब होता है डबल कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि हमने आपको कोई लिस्ट दी कि इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर आप कानून बना सकते हो, ये आपको पावर दे दी। लेकिन इस पावर को ऊपर 2 लोगों का कंट्रोल किया। किस किस का? एक तरफ तो गवर्नर विद मिनिस्टर, एक तरफ गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक ही लिस्ट में 2 लोगों को घुसा दिया कि इसमें आधे से तुम खेलो, आधे से तुम खेलो। इस चीज का नाम बोलते हैं हम डायआर्की। क्या बोलते हैं? डायआर्की। एक लिस्ट के ऊपर 2 का कंट्रोल हम बोलते हैं डायआर्की। जब अगर हम बोले हैं कि ये लिस्ट सेंटर की है, इस पे सेंटर पावर बनाएगा, सेंटर बनाएगा लॉ, और ये लिस्ट स्टेट की है तो स्टेट बनाएगा। सिंपल सा है। इसको बोलते हैं फेडरेशन, इसको बोलते हैं ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेंटर तो पावर बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन सेंटर में भी आधे पे ये बनाएगा, आधे पे ये बनाएगा, तो हमने सेंटर में भी फूट डालने का काम किया, स्टेट में भी फूट डालने का काम किया। और इसी चीज को हम बोलेंगे कि लिस्ट एक है लेकिन कंट्रोल उस पे 2 बंदे कर रहे हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं डायआर्की, यानी कि डबल कंट्रोल। यहाँ से ये शुरुआत होती है हमारी कहाँ पे? ये डायआर्की हमारी प्रोविंसेस में आती है, सेंटर पे नहीं है, प्रोविंसेस में। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में हमने बोला कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, ऑलरेडी समझा दिया है। ट्रांसफर्ड कौन से हैं? जिनको गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि इंडियंस जिसके ऊपर कानून बनाएंगे। और ट्रांसफर्ड कौन से? रिजर्व कौन से हैं? जिसको गवर्नर ने अपने पास रिजर्व रख लिया है, ब्रिटिशर्स ने अपने पास रिजर्व रख लिया है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, इतना चीज ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की जो शुरुआत हमें कहाँ देखने को मिली थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत जो हमें देखने को मिली थी 1909 में, वो वहां पे किसके लिए थी? वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थी। उसी सेपरेट इलेक्टोरेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया, डिवाइड एंड रूल को थोड़ा और खेला गया, और यहाँ पे सिख के लिए, पंजाब में सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियन के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हो जाएगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है, 1919। इतना ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इसमें से सारी चीजें ही पूछी जाती हैं जनरली कि क्या क्या शुरुआत हुआ। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार भी उसको रिवाइज कर पाओगे, एक बार भी समझ पाओगे कि क्यों हुआ। हमें बाइकैमरलिज्म चाहिए था, मिला कहाँ? मिला सेंटर में, सेंटर में ही चाहिए था। डायआर्की
नहीं चाहिए थी, ट्रू डिवीजन ऑफ पावर थी, हमें मिल गया डायरार्की। ठीक है, कहाँ पे? प्रोविंसेस में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टेट को पावर मिलती जा रही है, लेकिन उसमें भी हम कुछ कहीं ना कहीं कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरुआत हुई। अब उसके बाद सिविल सर्विसेज, जिसमें इंडियंस का अलाउ किया गया था बाय कौन सा, अगर आपको याद हो 1853 में ओपन कंपटीशन शुरुआत की गई थी। लेकिन एग्जाम कहाँ होता था? एग्जाम हमें लंदन में दे के आना पड़ता था, तो जिसके पास पैसे हैं वहां जाने के वो दे पाएगा, इंडियंस तो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडिया में भी कंडक्ट कराया गया। यहाँ से इसका इंडिया में एग्जाम का कंडक्शन शुरू हो जाता है और इंडिया में भी इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन किया जाता है। और फर्स्ट जो हमारे इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम हुए वो 1920 में होते हैं इलाहाबाद के अंदर। क्लियर है इतनी चीजें? बिल्कुल ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। ठीक है, एक जगह मैंने इसमें लिखा है कि डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई है। और वो डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत अगर हम देखेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन डालेगा? क्या सभी डालेंगे? नहीं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, जहां पे सभी को एक साथ मौका दिया जाए। यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज की शुरुआत होती है। लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी लिमिटेड लोग ही डालेंगे। कौन? या उसमें उन्होंने कंडीशंस रख दी कि जो हाउस टैक्स भरते हो या एक टैक्स को इस लिमिट से ज्यादा भरते हो, किसी के पास किसी लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सिर्फ वो वोट डाल सकते हैं, या एजुकेशन के हिसाब से भी उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि जो इतने एजुकेटेड है वो ही डाल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा बोला कि चुनेंगे कौन लोग? जो पैसे वाले हैं या फिर जो पढ़े लिखे हैं। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज की यहाँ पे शुरुआत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट इलेक्शंस की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। क्लियर? तो लिमिटेड फ्रेंचाइज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 1919 में जब डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुए तो वहां पे सभी लोग ऑथराइज थे, सभी लोगों को पावर थी वोट डालने की? नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को पावर थी वोट डालने की। किन लिमिटेड पावर को? लोगों को जो या तो अमीर थे, जो हाउस टैक्स भरते थे, या फिर हम कहेंगे कि जिनके पास प्रॉपर्टी कुछ लिमिट से ज्यादा थी, या जो पढ़े लिखे थे। इस हिसाब से उन्होंने डिफाइन किए थे। अब उसके बाद इसी में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया में शुरुआत हो गई है ओपन कंपटीशन की, इंडियन सिविल सर्विस की, तो यहाँ पे भी इंडियंस के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इंडिया में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। हमारी यूपीएससी की शुरुआत हम यहाँ से देख सकते हैं। यूपीएससी की शुरुआत हम यहाँ से देख सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की हमें यहाँ से शुरुआत दिखाई देगी। और उसके बाद इसी उसमें लिख दिया गया कि 10 साल के बाद हम इसी कानून को रिव्यू करने आएंगे और देखेंगे कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया था वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ की सोसाइटी पे काम कर रहा है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हम उस टाइम नोट डाउन करके लेके जाएंगे और उसको फिर इम्प्रूव करेंगे। 10 साल के बाद एक कमीशन आना था। ठीक है, लेकिन आया कब? उससे कुछ साल पहले ही आ गया। आना था हमारा 1921 में और आ गया 1927 में। 2 साल पहले, इतनी जल्दी थी उन्हें, 2 साल पहले भेज दिया और उसका बहुत विरोध हुआ। क्यों हुआ उसको भी देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारा 1919 का था एक्ट, लेकिन क्या जो मांगा था मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या होगा? गांधी जी ने लॉन्च कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और भी रीजंस थे। ठीक है, वन ऑफ द रीजन ये है। अब आना था 10 साल के बाद, लेकिन आ गया 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किस लिए आया था? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए आया था। साइमन कमीशन हमारा किस लिए था? 1919 का जो एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए हमारा साइमन कमीशन आया था। आया तो इंडियन में रिफॉर्म करने के लिए था, इंडियन लॉज में रिफॉर्म करने के लिए था, लेकिन इसके अंदर एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। इसको हम कह सकते हैं कि ऑल वाइट, सभी लोग ब्रिटिशर्स थे इसके अंदर। अब इंडियंस के जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इंडियंस के लिए है। आप उसमें रिव्यू करने आए हो, पूछने आए हो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इंडियंस को आप इन्वॉल्व कर नहीं रहे हो। तो इसीलिए इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए। गो बैक साइमन के इसके खिलाफ नारे लगे। अब उसके बाद क्या होगा? फिर भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट रख दी। इन्होंने रिव्यू किया और उसकी रिपोर्ट रख दी। अब
उस रिपोर्ट के ऊपर, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होना है, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होना है, और उसी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन को हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है एक गोलमेज सम्मेलन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कि यहाँ पे इंडियंस को भी बुलाएंगे और हम भी बैठेंगे। तो इंडियन में इनवाइट किया गया, कांग्रेस को बुलाया गया, सबको, सभी पार्टीज को इनविटेशन दिया गया कि हमने रिव्यू किया है 1919 के एक्ट को, क्या क्या उसमें कमी है हमने लिख लिया है, आ जाओ बैठ कर डिस्कस करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे लंदन में बैठ के डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इसी में अगर हम देखेंगे, इसी के ऊपर से भी हिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि यहाँ पे कांग्रेस ने कौन से में, बेसिकली अगर हम देखें तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल हुई थी, और 3 में से हमारे कांग्रेस ने, जो पूरे इंडिया की एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस ने सिर्फ एक में हिस्सा लिया था। कौन से वाले में? सेकंड वाले में हिस्सा लिया था। और उसमें भी कौन गए थे? गांधी जी गए थे। उससे पहले गांधी जी इरविन पैक्ट होता है, तो ठीक है, वो सारा हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पसंद नहीं आया, मूवमेंट लॉन्च कर दिया। उसको रिव्यू करने के लिए आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सारे ब्रिटिशर्स। अब इसने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए वो गोलमेज सम्मेलन या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सभी इंडियन यहाँ पहुंचे नहीं थे डिस्कस करने के लिए। और उसके बाद इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट के ऊपर कि इन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि ये चेंज करना और ये सब इसमें करना है। उस रिपोर्ट के ऊपर हम लेके आते हैं व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। हम नहीं, बेसिकली ब्रिटिशर्स इशू करते हैं व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और यही आधार था हमारे नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1919 से कैसे 1935 जुड़ा हुआ है, ये चीजें आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ते हैं, और हमें जो जो मांगा था 1919 में, वो हमें 1935 में मिलता है। क्या क्या मिलता है देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। यही तो मांगा था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना। यहाँ पे बोला हम बनाएंगे, लेकिन कंडीशन रख दी, ये तभी बनाएंगे जब आप प्रिंसली स्टेट को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाओगे। प्रिंसली स्टेट को जाके मनाओ, अगर वो आ गए तो हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं मना पाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन रख दी कि 50% से ज्यादा प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट करेंगे तभी बनेगा। लेकिन कौन मानेगा? प्रिंसली स्टेट अपनी आजादी छोड़ के किसी के अंडर आके काम करेंगे? नहीं करेंगे, तो माने नहीं। इस वजह से ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। अब इन्होंने फेडरेशन बनाया, तो फेडरेशन का क्या मतलब होता है? ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। तो यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया, हाँ बिल्कुल किया गया। यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई, एक तो फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। आज भी अगर आप देखें तो हमारे कौन सा है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे 7 शेड्यूल में यही 3 लिस्ट है। 7 शेड्यूल में यही 3 लिस्ट है। एक तो हमारी यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो वही 3 लिस्ट हमें दिखाई देंगे कि यहाँ पे ट्रू फेडरेशन की बात की जाती है और ट्रू डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है। 3 लिस्ट अलग अलग बना दी। हमने प्रोविंसेस में डायरार्की इंट्रोड्यूस की थी। 1919 में हमने प्रोविंसेस में डायरार्की इंट्रोड्यूस की थी। अब यहाँ पे बोला कि अब डायरार्की की जरूरत नहीं है, अब प्रोविंसेस को छूट दे दो, वो किसी भी चीज पे बना सकते हैं। उनको दे दो ऑटोनॉमी। क्या दे दो? ऑटोनॉमी। अब डायरार्की की जरूरत नहीं है, डायरार्की हटाओ वहां से। ऐसा नहीं कि गवर्नर को रिजर्व रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट को कॉन्सेप्ट को हटाओ और प्रोविंसेस को दे दो ऑटोनॉमी। अब वो किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, जो भी उनकी लिस्ट है उनमें से। तो यहाँ पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी जाती है। डायरार्की हटाई, डायरार्की वो सीख चुके हैं, अब कैसे कानून बनाना है, अब उनको ऑटोनॉमी दे दो कि अपनी मर्जी से बनाओ। तो यहाँ पे प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की जाती है। क्वेश्चन आता है, प्रोविंसेस में डायरार्की कब इंट्रोड्यूस हुई? 19 में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब इंट्रोड्यूस होती है? 1935 में। क्लियर है? तो यहाँ पे लेकिन गवर्नर के पास फिर भी थी डिस्क्रिशनरी पावर, वो अपनी मर्जी से किसी के ऊपर वोट वीटो कर सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी आ गई। अब वो जो डायरार्की नाम का जो कीड़ा था, डायरार्की नाम का जो कीड़ा था, वो यहाँ से खिसक के कहाँ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा।
यूनियन में आ जाएगा। डायआर्की प्रोविंसेस में तो खत्म हो गई, लेकिन यूनियन में यानी फेडरल में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो इट वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। डायआर्की हमारी कहाँ आ गई? सेंट्रल लेवल पे आ गई यहाँ पे। लेकिन ये डायआर्की का भी एग्जिस्टेंस हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन में आ नहीं पाई। ठीक है, डायआर्की का क्या मतलब है? एक रिजर्व लिस्ट, एक ट्रांसफर लिस्ट बना देंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया कि ये भी हमारा एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया, लेकिन इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायआर्की सेंटर में कब इंट्रोड्यूस की गई? तो डायआर्की सेंटर में 1935 में इंट्रोड्यूस की गई। हमारे जो इलेक्शन थे, डायरेक्ट इलेक्शन जो हमने 1919 में शुरू किए, हमने बोला कि 10% बेसिकली लिमिटेड फ्रेंचाइज था, लेकिन लोग गुस्सा हुए कि 10% क्या है, ऐसे भेदभाव मत करो। तब यहाँ पे क्या बोला गया कि 10% ऑफ द इंडियंस, 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास वोट डालने का अधिकार होगा। यानी कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया। अभी भी लिमिटेड है, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो हमने अपनी फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया। वोट डालने का अधिकार अब 10% पॉपुलेशन के पास था, 10% पॉपुलेशन के पास। और आज़ादी के बाद इसी को अगर हम देखें तो उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। ये बहुत बड़ा डिसीजन था इंडियंस के लिए कि सभी इंडियन को जो 21 साल से ऊपर हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था। समझ में आया? तो यहाँ पे इसकी बल्कि हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत भी बोला था कि कैसे मतलब जो खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो क्या देश के लिए क्या डिसीजन लेंगे, क्या वोट डालेंगे? वो बोले अनपढ़ है यहाँ की जनता, उनको क्या पता कैसे वोट डालते हैं, क्या कुछ है। लेकिन हमारा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज यस बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही हम कहेंगे सक्सेसफुल भी रहा है। इसके ऊपर हम फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? अब उसके बाद चलते हैं सीट फॉर प्रिंसली स्टेट एट सेंटर। प्रिंसली स्टेट है, उनको साथ लाने की कोशिश की गई यहाँ पे। उन्होंने बोला सेंट्रल लेवल पे जब इलेक्शन होंगे तो उसमें कुछ सीटें प्रिंसली स्टेट के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी कि प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन के लिए वहाँ इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उस आदमी को वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे बैठा सकते हैं वहाँ पे कानून बनाने के लिए। तो अपने लिए उनको कानून बनवाना है तो अपने में से एक आदमी को नॉमिनेट करेंगे और पहुँचवा देंगे। तो नॉमिनेशन के द्वारा उनके लिए भी सीट यहाँ पे फिक्स करके करेगी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में शुरू हुआ, 1919 में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया और वुमेन और लेबर क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया। और क्या है 1935 में? जो अगर हम देखें तो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी शुरुआत हमें गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में दिखाई देगी। तो RBI का भी हम कहेंगे कि यहाँ से शुरुआत होगी। हमने देखा था पिछले वाले में पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत होती थी 1919 में। उसी पब्लिक सर्विस कमीशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे इसको एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ से शुरुआत दिखाई देगी, जिसको हम आज के रूप में देखें तो UPSC, स्टेट PSC और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वही हमें यहाँ दिखाई देगा, फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद हमारा जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अगर हम बैक देखें तो वो हमें दिखाई देता है इस फेडरल कोर्ट से। ये फेडरल कोर्ट की शुरुआत हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होती है। यहाँ पे फेडरल कोर्ट की शुरुआत हो जाती है और यही बन के बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है। क्लियर है? तो फेडरल कोर्ट की शुरुआत, सबसे सुप्रीम कोर्ट और सबसे सुप्रीम बैंक दोनों यहीं से शुरुआत होते हैं। बाइकैमरलिज्म जो पहले सेंटर में थी अब वो स्टेट में भी डाल दी, यानी प्रोविंसेस में भी कर दिया। इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, एक तो डायआर्की और उसका दूसरा क्या हो जाएगा? बाइकैमरलिज्म। हम कहें कि ये पहले 1919 की बात करते हैं और ये 1935 सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, 1919 की बात करते हैं और 1935 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको रब कर देता हूँ।
तो यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो डायआर्की हमने 1919 में कहाँ इंट्रोड्यूस की थी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी। और यहाँ पे डायआर्की चेंज करके हमने कहाँ इंट्रोड्यूस कर दी, 1935 में हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। 1935 में हमने किसको कर दिया, 1935 में चेंज करके हमने ये सेंटर में कर दी। ठीक है, 1934 गलत कर दिया, सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ, डायआर्की प्लस बाइकैमरलिज्म, इस हिसाब से लिखता हूँ, 1919 और 1935। डायआर्की हमारी 1919 में कहाँ आई है, प्रोविंसेस में, और 1935 में चेंज करके कहाँ चले गई है, सेंटर में। ऐसे ही बाइकैमरलिज्म 1919 में कहाँ आया था, सेंटर में। अब इसको चेंज करके कहाँ डाल दिया है, 1935 में, अब ये प्रोविंसेस में आ गया। तो दोनों आपस में चेंज कर दिए। डायआर्की जो प्रोविंसेस में थी सेंटर में आ गई है, और जो बाइकैमरलिज्म जो सेंटर में था वो स्टेट में आ गया है। यहाँ पे भी अभी भी है, लेकिन स्टेट में भी आ गया है। वहां पे क्या हो गया है, 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। इतना आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों में, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपको याद हो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई थी 1858 में, उसको हटा दिया, उसको अबॉलिश कर दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ के लोग खुद के लिए ही यहाँ पे कानून बना रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को फेडरेशन हमने बना दिया है, और यहाँ के लोग अपने आप राज करने के लिए तैयार हैं। तो ज्यादा मतलब ये नहीं है, इस काउंसिल ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोला कि हम आप एक टीम रख लो एडवाइजर्स की, जो आपको एडवाइज करेंगे। तो एक एडवाइजर दे दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, तो इसको एबॉलिश कर दिया। और उसके अलावा 1935 में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, और यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे बाद में अगर आप देखोगे तो हमें डीपीएसपी दिखाई देंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बता रहा था तब भी बताया था कि ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखे गए थे। तो दोनों सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जहाँ पे जो हमने मांगा था 1919 में, वो हमें मिला 1935 में, लेकिन तब तक हो गई थी लेट, तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब हमें ये नहीं चाहिए था, अब तो हमें आज़ादी चाहिए थी। उस टाइम पे हमें डोमिनियन चाहिए था, उस टाइम पे हमें फेडरेशन चाहिए था, उस टाइम इन्होंने दिया नहीं। दे रहे हैं 1935 में, लेकिन यहाँ पे तो हमारी आज़ादी का टाइम है, अब तो हमें आज़ादी चाहिए। तो इसी चक्कर में क्या होगा, धीरे धीरे अगस्त ऑफर आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, और फाइनली उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद हमारा आएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उसके बाद लास्ट हमारा आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसको बोला जाता है माउंटबेटन प्लान। और क्या लिखा गया इसमें, इसमें लिखा गया कि डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू एंड फुल्ली सोवरेन डोमिनियंस। डोमिनियन बना दिया गया, सोवरेन डोमिनियन बनाया, यानी कि हमारे ऊपर जो राज करेगा वो हमारी मर्जी से करेगा। लीगल पावर भी हमारे पास है, पॉलिटिकल पावर भी हमारे पास है। तो इंडिया जब आज़ाद हुए थे, आज़ाद होते ही इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए, आज़ाद होते ही ऐसा नहीं है कि हेड उनका हो गया था, डोमिनियन गए थे पहले वो डोमिनियन बने, और उसके बाद जब हमने अपना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके बाद हम रिपब्लिक बन गए थे, उसके बाद हम रिपब्लिक बन गए, ठीक है। तो हम शुरुआत में क्या था, हमारा डोमिनियन स्टेटस था। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दो हमारे बेसिकली न्यू और नए सोवरेन डोमिनियन स्टेट बने हैं, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान। कब से, 15 अगस्त 1947 में, विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम कॉमनवेल्थ। उनके पास राइट होगा कि वो कॉमनवेल्थ से हटना चाहें तो हट सकते हैं, ये भी उनको राइट दिया गया। तो इतनी सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद वायसराय का ऑफिस खत्म कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खत्म कर दिया, क्योंकि आजाद हो गए हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की क्या जरूरत है, उस ऑफिस को खत्म किया, वायसराय के ऑफिस को खत्म किया। इसके जगह पे अब यहाँ पे क्या रहेगा, गवर्नर जनरल था कुछ दिन के लिए, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया कुछ दिन के लिए,
both dominion appointed by British king on the advice of dominion cabinet। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से, कैबिनेट बताएगी, कैबिनेट की एडवाइस पे, जो हमारी यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, वही हमारा बेसिकली असेंबली का काम करेगी। उसने एडवाइस किया, उसी की एडवाइस पे आप किसको लगाओगे, हमारे यहाँ का जो भी गवर्नर जनरल बनाना चाहो। इंडिया में कौन बन गया था, लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो जिन्ना वहाँ पे गवर्नर जनरल बन गया था आजाद होते, ठीक है। तो ये उनकी कैबिनेट के उस पे था। एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ टू डोमिनियन, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, पाकिस्तान की, उनको एम्पावर किया इस एक्ट ने कि वो चाहें तो ब्रिटिश इंडिया का कोई भी एक्ट खत्म कर सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया का कोई भी एक्ट खत्म कर सकते हैं, चाहे तो इस एक्ट को भी खत्म कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी होगी कैबिनेट की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने सोवरेन बॉडी बना दिया कि अपनी मर्जी से अब कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में। तो इंडिया में सुप्रीम पावर अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी, क्लियर है। अब टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटेन सुज़रेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ऑलरेडी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ये सुज़रेनिटी की पावर उसमें रहते थे, इनके साथ अलग डील चलती थी ब्रिटिशर्स की, तो इसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसको भी बोला कि 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद आपका जो हमारे साथ जो सुज़रेनिटी वाला जो नाता है ये खत्म होता है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंडिया से मिलो, प्रिंसली स्टेट को मर्जी दे दी, आप चाहो तो इंडिया से मिल लो, चाहो तो आप पाकिस्तान से मिल लो, और चाहो तो आप आज़ाद रह लो, चाहो तो आप आज़ाद रह लो। तो इसमें मैक्सिमम तो वल्लभ भाई पटेल जी की, अगर हम कहें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की खूब, हम कहेंगे कि खूब मेहनत इसमें लगी कि सभी प्रिंसली स्टेट को जो इंडिया में थे उसको इंडिया में मिलाने के लिए। अदरवाइज तो आप उस टाइम पे अगर आप देखें अराउंड 550 के आसपास अलग अलग 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट होते थे। अगर सब आज़ाद हो जाते तो क्या हालत होती उस टाइम पे इंडिया की। तो पूरा इंडिया क्या आज का जैसा हमारा इंडिया है वैसा बन पाता, नहीं बन पाता। हैदराबाद को मनाया गया पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ को हम लेके आए रेफरेंडम से, अलग अलग जगह पे हम देखेंगे कि ऐसे हमने अलग अलग प्रिंसली स्टेट को अलग अलग तरीके से इंडिया में मिलाया। तो यहाँ पे हम कहेंगे उसी के बाद हमारा एक यूनिफाइड इंडिया बना है जिसको हम आज इंडिया का एज ए मैप देखते हैं। तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है बहुत लोगों की, तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इनको यहाँ पे आज़ादी दे दी, ये चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे आज़ाद रहें, तो इनको ये आज़ादी दे दी। प्रोवाइडेड गवर्नेंस इफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल नो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। बोला गया कि 1947 में आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज़ाद होते कानून तो कोई चाहिए, किस कानून के हिसाब से काम करोगे। तो उस टाइम पे बोला गया जब तक आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक आप चाहो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसके हिसाब से काम कर सकते हो। तो सर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से हम काम करते रहे, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू कर लिया। इसी एक्ट के द्वारा जो बेसिकली अगर हम देखें क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन होता था उसको हम एम्परर ऑफ इंडिया भी बोलते थे पहले, लेकिन ये अब से जब ये एक्ट पास हो गया उस दिन के बाद से हम कहेंगे कि वो एम्परर ऑफ इंडिया नहीं कहलाया जाएगा, यानी कि यहाँ का देश अब सोवरेन है, यहाँ का देश आज़ाद है, हमारा कोई एम्परर नहीं है। तो ये टाइटल ब्रिटिश क्राउन से हटा दिया गया बाय दिस एक्ट। तो ये हमने इम्पोर्टेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी थे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेने की कोशिश की, और इतने सारे हमने 1773 से लेके सारे हमने देखने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था कि कैसे हम आज की सिचुएशन में पहुँचे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखते आए, कैसे कैसे हम बढ़े हैं, पहले सेंट्रलाइजेशन की तरफ और फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, कैसे कैसे हमारे एक्ट आए, क्या क्या उसमें प्रोविजंस थे, कैसे उनमें फिर बाद में सुधार किया गया, तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ईजीली आपको समझ भी आई होंगी, अब आपको याद करने में भी इनको दिक्कत नहीं रहेगी। और मेरे हिसाब से अभी इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको साथ के साथ बता भी दिए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। हालांकि ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने लिखे हैं, हर पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है इनमें, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इनका आप 1-2 बार रिवाइज ज़रूर करना। और बहुत इजी भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये मुश्किल है, इनको समझना बड़ा इजी है अगर आप इनको स्टोरी के साथ कनेक्ट करके इनको समझ पाते हैं तो। और इसी के साथ मैं भी आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ और आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि ये पॉलिटी आपको बहुत इजी अब लग रही होगी कि बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो इसी को इजी तो है, लेकिन रिवीजन हर एक चीज़ को चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसको रिवीजन हर बार चाहिए होता है। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो एक बार उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करके जाएं ताकि आपको वही चीज़ें सारी फ्रेश हो जाएं जो जो आपको बताई गई है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।